everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS। और पीसीएस की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छे से आप अपनी जो है राइटिंग प्रैक्टिस को करो। और इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है बेटा पीसीएस में आपका अपना ड्रीम ब्लैक अचीव करने का। मेरे मेंटरशिप कोर्सेज, टेस्ट सीरीज सब कुछ चल रहे हैं और बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हैं और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट इवन फॉर ऑल ऑफ यू। और इसी वजह से ही आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक सर्वे 2026। एक बात बहुत अच्छी है बेटा कि हमारे जो मेंस के एग्जाम है वो अप्रैल में है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इकोनॉमी के साथ रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दैट इज इकोनॉमिक सर्वे, और दूसरा बजट, ये दोनों ही बहुत इजीली अवेलेबल होंगे और आपके पास अभी पूरा मंथ पड़ा है मार्च का, जिसमें कि आप इसको बहुत अच्छे से मग अप करके अपने क्वेश्चंस को जो है वो और ज्यादा अच्छे से क्वालिटेटिवली जो है वो इम्प्रूव कर पाओगे, उसमें वैल्यू एडिशंस कर पाओगे। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये दोनों चीजों को अपनी वीडियो लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं और साथ में बता भी दूं कैसे आप इनको यूज करोगे। तो इनिशियली पहले आज जो है वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के थ्रू मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे दैट इज 30 जनवरी 2026 राइट, आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो आया है, अभी उसी के साथ ही मैं आपको आज का ये सर्वे के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस कराने वाली हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस फॉर्म करके दूंगी कि किस तरह से इनमें से क्वेश्चंस भी फॉर्मुलेट होते हैं और इस सर्वे को आप डायरेक्टली कैसे वहां पे यूज करोगे। उसके अलावा डिफरेंट सबसेक्शंस आपको पता ही होता है, वो सारा डाटा जब आप अपना बना के रखोगे तो किसी भी एसे के अंदर या सोशल इश्यूज, इकोनॉमी का पेपर है, कहीं पे भी आप उस डाटा को जो है वो मेंशन कर सकते हो। तो बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में इस बात की डिस्कशन की गई है कि हमारी जीडीपी एस्टिमेट्स जो हैं वो थोड़ी सी बेटर किए गए हैं। नाउ इकोनॉमिक सर्वे एस्टिमेट्स जीडीपी टू ग्रो 6.8 से लेके 7.2% इन 2026-27। ये आपको जस्ट याद रखना है, 6.8 से 7.2% जो है वो हमारा 2026 और 27 का है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, एस्टिमेटेड जीडीपी है। Now upgrading the economy's potential growth rate to 7% from 6.5%, क्योंकि पहले हम 6.5% की प्रेडिक्शन करते थे, अभी हम अराउंड 7% की बात कर रहे हैं। And 3 years ago, the economic survey for 2025-26 said that the country is projected to grow by 6.8 से लेके आपका जो है 7.2% तक in the next financial year। तो ये हमारी prediction है। Now everything looks good from growth, inflation, credit growth to rainfall, agriculture, corporate balance sheet, it said, but what is causing some concern to Chief Economic Advisor V. Anantha Nageshwaram, the principal author of survey। तो आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे जो है उसका मेन जो राइटर होता है, जिसके नाम पे लिखा जाता है, जिसकी पूरी टीम इसके ऊपर काम करती है, वो होते हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और अभी कौन है, दैट इज वी अनंथा नागेश्वरन। इनका नाम भी आप अपने आंसर्स के अंदर मेंशन कर सकते हो। तो अभी इनके हिसाब से ये सारा ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, क्रेडिट ग्रोथ रेट की आप बात करो, एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, ये सब कंपैरेटिवली सही चल रहा है। लेकिन उसके अलावा अभी क्या चल रहा है, दैट इज द ग्लोबल कैपिटल स्ट्राइक एंड इट्स एडवर्स इंपैक्ट ऑन रुपी स्टेबिलिटी। तो ग्लोबल कैपिटल स्ट्राइक हमारे पे चल रही है, ग्लोबल सिचुएशन अच्छे से नहीं है, हमारे ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाए गए हैं, इसकी वजह से हमारा जो रुपी है वो बहुत डाउन चल रहा है राइट, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई है। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, तो हमारे जो इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे से चल रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है, जीडीपी सही है, एग्रीकल्चर सही है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्यू टू दीज ग्लोबल कैपिटल स्ट्राइक हमारा रुपी जो है उसकी स्टेबिलिटी गिर गई है। द रुपी ही सेड इज पंचिंग बिलो इट्स वेट। पंचिंग बिलो इट्स वेट, ये टैग लाइन को आप अपने आंसर में भी यूज कर सकते हो, यहां से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। Now in the preface to the 687-page economic survey, the chief economic advisor described India as a victim of geopolitics। अब बेटा विक्टिम है या नहीं, अब यहाँ पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने मेंस के एग्जाम लिखने हैं पीसीएस में, आपको चाहिए रेफरेंसेस। आप अपनी तरफ से कभी भी कुछ भी लिखोगे उसका कोई मतलब नहीं है।
हमें रेफरेंस चाहिए, तो आपको यहाँ पे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का रेफरेंस इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे मिल रहा है, और उन्हीं के हिसाब से ही क्या कहना है उनका कि जो इंडिया है वो विक्टिम है जियोपॉलिटिक्स का, और ये बात आप लिख लो कहीं पे, फॉरेन रिलेशन में भी आपको काम आने वाली है। एंड एडिंग दैट द रुपी वैल्यूएशन डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट इंडिया स्टेलर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, कि हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन रुपी नहीं दे पा रहा है, राइट? एंड क्यों? Which causes basically investors to pause, and while an undervalued rupee helps offset the impact of higher US tariff, the investors' reluctance to commit to India warrants examination, he notes. तो ये कहते हैं कि हम जो हैं वो विक्टिम है जियोपॉलिटिक्स के, जिसकी वजह से हमारा जो रुपी है वो स्टेबिलिटी शो नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से एक तो हमारे ऊपर स्टेबिलिटी रुपी की कम हो गई है, तो इस वजह से जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो नहीं आ पा रही हैं। हमारी एफडीआई एफडब्ल्यूआई जो है वो बहुत ही वीक चल रही है। जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया है उसका इम्पैक्ट, इनफैक्ट जो हमारा रुपी डाउन चल रहा है इन कंपैरिजन टू डॉलर, रुपी की कीमत गिर रही है, उससे थोड़ा सा फायदा हमें मिल रहा है। इसको आपको पता है कि जब कभी भी आपके रुपी की कीमत गिरती है इन कंपैरिजन टू डॉलर, तब हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो और ज्यादा चीप हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। तो क्योंकि बाहर वालों के पास अब कन्वर्जन करनी है उन्होंने आपके डॉलर के साथ जो है रुपी की, तो ऑब्वियसली अब क्योंकि वो $1 लेट्स से 92 रुपीस का है, राइट? इससे पहले $1 लेट्स से 80 रुपीस का है, तो अब 92 रुपीस, अब $1 ही खर्च करना पड़ रहा है उनको। पहले जब $1 80 रुपीस का था तो $1 में उस चीज को वो नहीं खरीद सकते थे अगर उसकी कीमत 92 थी, राइट? तो इस वजह से अब भी आपका एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली बेटर हो रहा है, इतना सा छोटा सा फायदा आपको मिल रहा है कि टैरिफ्स का असर उतना नहीं पड़ रहा है, बिकॉज आपकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू कम है, लेकिन इसके बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहे हैं। डेफिनेटली बाहर से इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छी डाइट में नहीं चल रही है। नाउ साइटिंग द रुपी विच हैज वीकेंड बाय ऑलमोस्ट 7%, 7% हमारा जो रुपी है वो वीक हो गया है सिंस द स्टार्ट ऑफ 2025 अगेंस्ट यूएस डॉलर, 2025 की शुरुआत से लेके अब तक, and nearly touched 92 per dollar mark Thursday. As an example, Nageshwaran said, since India runs a merchandise trade deficit that is not fully cancelled out by the services trade surplus and inward remittances. अब हम एक तरफ अभी बोल रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स को फायदा हो रहा है, उसके बावजूद भी हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो पॉजिटिव में क्यों नहीं है? बिकॉज हम किसी भी लेवल पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में नहीं जा पा रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, और हमारी सर्विसेज का उतना बड़ा रोल नहीं है, सर्विसेज में इतना ज्यादा कमा नहीं रहे हैं, ना ही हम इनवर्ड जो हमारी रिमिटेंसेज हैं, जो बाहर से हमारे सिटीजन जो है वो पैसे यहाँ पे भेजते हैं, तो इस वजह से हमारा ट्रेड जो है वो बैलेंस नेगेटिव में ही चल रहा है। ये है आपका बर्निंग इशू। सो नाउ Nageshwaran said, since India runs a merchandise trade deficit that is not fully cancelled out by services trade surplus and inward remittances, it depends on foreign capital flow to maintain a healthy balance of payment. तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। हमारा तभी हेल्दी बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है अगर बाहर से पैसा जो है वो हमारे कंट्री में आए तो। Now when they run drier, अगर हमारे FDI FIIs ही ड्राई अप हो गए हैं, रुपी स्टेबिलिटी becomes a casualty, he said, तो उससे और फर्दर हमारी रुपी स्टेबिलिटी गिर जाती है, रुपी में स्टेबिलिटी और कम हो जाती है। Now the paradox of 2025 has, और अभी यही हमारा पैराडॉक्स है, this has been that India's strongest macroeconomic performance in decade has collided with global system that no longer rewards macroeconomic success with currency stability, capital inflow और strategic insulation. तो अगर आपके मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आपका इन्फ्लेशन रेट, आपका जीडीपी, ये सारी चीजें पहले आपकी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को गवर्न करती थी, जो कि अब नहीं करती हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे। तो अब ये 10 साल में जो भी हमने किया ये कोलाइड कर रहा है विद द ग्लोबल सिस्टम दैट नो लॉन्गर रिवॉर्ड मैक्रो इकोनॉमिक सक्सेस।
विद करेंसी स्टेबिलिटी। अब इससे हमें करेंसी स्टेबिलिटी इसके साथ लिंक नहीं हो रही है, इसी वजह से कैपिटल इनफ्लो और स्ट्रेटेजिक इंसुलेशंस भी जो है वो हमें नहीं मिल रही है। Now, citing data from the Australia-based Lowy Institute Power Gap Index, the survey said it suggests that India is operating below its full strategic potential with its power gap score at -4, the lowest in Asia है ये, excluding your Russia and North Korea। तो पावर गैप इंडेक्स ये आपको बहुत अच्छा रेफरेंस मिल गया बहुत सारे आंसर्स में लिखने के लिए। आप पॉजिटिव में भी डाल सकते हो इसी पॉइंट को, नेगेटिव में भी डाल सकते हो। अब पॉजिटिव में कैसे डालोगे कि हमारे पास कैपेसिटी है। पावर गैप इंडेक्स आपका क्या शो कर रहा है कि किसी भी कंट्री की कितनी कैपेसिटी है और उसके कंपैरिजन में वो कितना परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम अपना पॉपुलेशन को देखें, राइट, तो हमारा पॉपुलेशन डिविडेंड है जो, राइट, और डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास इतनी अच्छी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, राइट, और हमारे पास इस टाइम पे एग्रीकल्चर जो है डेफिनेटली एंड सर्विसेज सेक्टर इज डूइंग वंडरफुली, है ना। हमारे पास जो हमारा इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इन्वेंशन में काम नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं डाल रहे हैं। इसके कंपैरिजन में हमारे कंट्री में कुछ और ही चल रहा है ना। तो ये पावर गैप इंडेक्स भी हमें यहाँ पे बता रहा है कि हम माइनस में जा चुके हैं, हमारे पास जितनी पावर है हम उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब डिपेंड करता है इस पॉइंट को कहाँ पे लिखना है। हम सजेशंस में बेटरमेंट के लिए वे फॉरवर्ड में कि भाई हमारे पास कैपेसिटी है तो वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे। नेगेटिव में डालना चाहो तो आप डाल सकते हो कि -4 पे हम शो कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड स्टेट। तो ये आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको कहीं पे लिख के रख लो। बहुत सारे आंसर्स में आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लॉबी इंस्टीट्यूट का पावर गैप इंडेक्स सर्वे है और इसने इंडिया को -4 पे रखा है, लोएस्ट अमंग योर एशियन कंट्रीज। नाउ रिफॉर्म नीड फॉर बफर। फिर आगे सर्वे क्या कहता है, Dependent on global capacity flows, India has to plan for liquidity and external capital buffer in the coming year, the survey said। अभी हमें और ज्यादा लिक्विडिटी के लिए जाना पड़ेगा, अभी हमें एक्सटर्नल कैपिटल बफर के लिए कि बाहर से पैसा आए हमें उसके लिए सोचना पड़ेगा। And the negative effects of the ongoing global political and economic turmoil may manifest with a lag, and India runs the risk of contraction in liquidity। पैसे की कमी हो सकती है हमें, डिसरप्शन ऑफ कैपिटल फ्लो, बाहर से पैसा नहीं आ रहा है, एंड अ कंसिक्वेंट इंपैक्ट ऑन द रुपी, आगे फर्दर हमारा रुपी और गिर सकता है। नाउ कैपिटल फ्लाइट, और पैसा यहां से बाहर जा रहा है। कैपिटल फ्लाइट इंक्लूडिंग विद द एडवेंट ऑफ द यूएस स्टेबल कॉइन्स इज अनदर रिस्क टू वॉच आउट फॉर। स्टेबल कॉइन्स मार्क कर लो, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये यूएस की क्रिप्टो करेंसी है, 1:1 एज इक्वल टू डॉलर, राइट। तो ये आ गया है, इससे हमें और ज्यादा दिक्कत होने वाली है इंटरनेशनल मार्केट में, एंड देयरफॉर प्रोएक्टिव रिफॉर्म्स आर एसेंशियल टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो पूरा ध्यान अभी इकोनॉमी का किस पे होना चाहिए आगे जाके कि कैसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने पास अट्रैक्ट करें, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है। India also needs to generate sufficient investors का इंटरेस्ट आप लाओ, एक्सपोर्ट अर्निंग इन फॉरेन करेंसी, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ ताकि हमारे पास उसी के बेसिस पे ही एटलीस्ट फॉरेन एक्सचेंज आए, एंड टू कवर इट्स राइजिंग इंपोर्ट बिल, और इंपोर्ट बिल को हम कवर करें। नाउ रिगार्डलेस ऑफ द सक्सेस ऑफ इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स, rising imports will invariably accompany rising income, it said। India must run a marathon and sprint simultaneously, or run a marathon as if it were a sprint। तो आप 100 मीटर रेस इतनी तेज भागते हो, उसी तेज से उसी स्पीड से आपको आज मैराथन भागनी पड़ेगी, तब जाके आपकी इकोनॉमी बचने वाली है, बिकॉज आपको इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा हर हाल में, एक्सपोर्ट्स को बेटर करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज वहां से लाना पड़ेगा। And for the coming years, the survey detailed 3 possible scenarios of global crisis। क्या क्या हमारे आगे फर्दर जो है वो पॉसिबल क्राइसिस बन सकते हैं। बिजनेस एज इन 2025, डिसऑर्डरली मल्टीपोलर ब्रेकडाउन्स एंड अ सिस्टमिक शॉक cascades in which financial, technological and geopolitical stresses amplify one another rather than unfolding independently। ये सारे के सारे फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका इकोनॉमिक सर्वे ही बोल रहा है। फॉर द कमिंग ईयर सर्वे डिटेल 3 पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ ग्लोबल क्राइसिस। इसमें क्या, दैट इज बिजनेस एज इन 2025, डिसऑर्डरली मल्टीपोलर ब्रेकडाउन्स चल रहे हैं, सिस्टमिक शॉक और हो सकता है, कैस्केडिंग इन विच फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल,
फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल, ये सारे स्ट्रेसेस एम्पलीफाई होंगे, एक दूसरे को एम्पलीफाई करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे और इंडिपेंडेंटली नहीं हमारे पास आने वाले हैं। जिससे कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे एआई आ गई है, फाइनेंशियल आपका जो है वो स्ट्रेस बन रहा है, रुपए की कीमत गिर रही है, ये सारे फैक्टर इंटरेक्ट करके हमारी इकोनॉमी को प्रॉब्लम में ला सकते हैं। नाउ आउट ऑफ दीज थ्री केस सिनेरियोज द कॉमन रिस्क फॉर इंडिया विल बी डिसरप्शन ऑफ कैपिटल फ्लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बार बार इकोनॉमिक सर्वे शो कर रहा है, डिसरप्शन ऑफ कैपिटल फ्लो। एफआईआईज और एफडीआईज बहुत कम हो रही हैं, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है, एंड द कंसिक्वेंट इंपैक्ट ऑन रुपी, और इस वजह से इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि हमारा रुपी जो है वो गिरता चला जा रहा है। Only the degree and the duration will vary, and stating the high cost of capital as a structural macroeconomic outcome, it said the country's long-run challenge is not merely to manage liquidity or credit cycle, but to transform itself into a surplus-generating economy. Only then can its cost of capital fall durably. अगर पैसे की कीमत आप रुपए की कीमत आप बेटर करना चाहते हो डॉलर में, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ये आप सर्वे के रेफरेंस से खुद मेंशन कर सकते हो कि स्टेटिंग द हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ स्ट्रक्चरल मैक्रोइकोनॉमिक आउटकम होती है आपकी। इट सेड दैट कंट्रीज लॉन्ग रन चैलेंज क्या रहेगा, इज नॉट मियरली टू मैनेज लिक्विडिटी और क्रेडिट साइकिल, कि हम अपने कंट्री में लिक्विडिटी मेंटेन करें, सिर्फ यही नहीं, बट टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा पूरी इकोनॉमी को, किस तरह से, इनटू ए सरप्लस जनरेटिंग इकोनॉमी, ताकि आप इंपोर्ट ना करो, आप सरप्लस जनरेट करो अपने खुद के अंदर ही, इसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े, ये हमें करना पड़ेगा। ये रेफरेंस आप किसी भी अपने आंसर में दे सकते हो। Now, a country that persistently runs current account deficit and depends on foreign saving must, by definition, pay a risk premium to global capital. जो कंट्री आपका रहता ही बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, करंट अकाउंट डेफिसिट चलता ही रहता है, उसका फॉरेन सेविंग्स पे ही चलता है, तो उसको तो ये ग्लोबल कैपिटल ना आने से बहुत नुकसान होने वाला है। Now, in contrast, economies that generate sustained external surplus through export, productivity, financial depth can finance investment cheaply and stable at home. जो कंट्रीज अच्छे हैं एक्सपोर्ट्स में, ऑलरेडी उनका सरप्लस है, जिनमें फाइनेंशियल डेप्थ है, उनको दिक्कत नहीं आती कभी भी ग्लोबल क्राइसिस से। एंड नथिंग and noting that the FDI, that is foreign direct investment inflow, remain below their potential, especially for infrastructure need. हमारा infrastructure need बहुत जबरदस्त है, जिसमें हम बहुत सारी FDIs के ऊपर बेस करते हैं। Now, despite a clear government intent and proven economic management, the survey listed several cross-country examples of tax holiday, custom exemptions, investment missions. अगर आप ये सब कुछ प्रोवाइड करोगे तभी FDI आएगी, जो बहुत सारे कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं, कस्टम एग्जेम्पशंस, इन्वेस्टमेंट मिशंस, एंड उसके साथ ही देन टेलर्ड जो है आपके बेसिकली टैक्स इंसेंटिव्स आप दोगे तो। नाउ लो इंटरेस्ट लोन, वीजा कंसेशंस, R&D टैक्स इंसेंटिव्स, प्रोजेक्ट अप्रूवल विद इंटरवेंशन एट द PM लेवल इन द इमर्जिंग FDI डेस्टिनेशन ऑफ, ये सारी चीजें कौन से कंट्रीज ऑलरेडी कर रहे हैं, लाइक वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया एज FDI अट्रैक्टिंग मेजर्स। ये सब आप उठा लो। एक्सक्यूज मी, जब आपको अपने आंसर में लिखना है सजेशंस कि कैसे हम बेटर कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को, ये सारे पॉइंट्स यहां से ले लेना। राइट, नाउ क्रिएटिंग अ टास्क फोर्स टू एंगेज टॉप ग्लोबल कंपनीज एंड प्रमोट इंडियाज एडवांटेज, stable macroeconomic strength, sustained growth, market size could boost FDI especially in target sector, it said। तो जो हमारे बेटरमेंट चल रही है, बार बार ये बोल रहे हैं मैक्रोइकोनॉमिक जो है इंडिसेस के ऊपर, उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करें और हम अपनी FDI को बूस्ट करें। ईयर ऑफ एडजस्टमेंट, ये बोल रहा है हमारा इकोनॉमिक सर्वे, टर्मिंग 2025-26 एज एन अनयूजुअली चैलेंजिंग ईयर for the economy on the external front due to the elevated global trade uncertainty हुई and high tariffs हुए which affected business confidence, and survey said the government had used the crisis as an opportunity to push through key measures such as the rationalization of goods and services tax, कि गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे से जो है वो जो एक तरह से चैलेंजेस थे हमारे ऊपर, उसका इस्तेमाल किया है, कैसे GST ला करके, एंड ऑन डीरेगुलेशन अमंग अदर्स, और बहुत सारी चीजों में जो है वो फास्टर प्रोग्रेस की, डीरेगुलेशंस करा,
and then indiscriminate quality control orders which adversely affected downstream industries were put on hold, it said, and even your fiscal year जो है 27 is therefore expected to be a good year of adjustment as firms and households adapt to these changes with domestic demand and investment gaining strength, he said. तो 2027 में शायद अच्छा हो जाए बिकॉज गवर्नमेंट ने जीएसटी भी अच्छे से किया, डीरेगुलेशंस करी हैं और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फर्म्स है, हाउस होल्ड है, उनको अडेप्ट करा दिया है इन सब चीजों से। तो इस वजह से शायद 2027 के अंदर हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। 25 का जो हमारा ईयर था वो बहुत ही परेशानी वाला ईयर था, अनयूजुअली चैलेंजिंग ईयर जो है ये बोल रहे हैं 2025-26 का ये खुद से ही, राइट। नाउ manufacturing competitiveness and exports are important for maintaining long-term currency stability and strength, it said. खुद ही रेफर कर रहे हैं, आप इन पॉइंट्स को ले सकते हो इकोनॉमिक सर्वे के रेफरेंस से कि मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बनाए, हम एक्सपोर्ट को ज्यादा करें, ठीक है। ये हमारे लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जिससे कि हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज आपको रुपी के स्टेबिलिटी के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही, और कैसे उसको आपने जो है स्टेबल बनाना है, व्हाट आर द रीजंस कि हम अपनी जो है रुपये की वैल्यू गिर रही है इन कंपैरिजन टू डॉलर, और हाउ टू ओवरकम दीज थिंग्स। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए सर्वे के रेफरेंस से भी आप लिख सकते हो कि दीज आर द मेन स्टेप्स जो कि हम फॉलो करेंगे। Now, it said highlighting that manufacturing has to take on a far greater strategic dimension when the security of supply of essential and infrastructure good is no longer assured. तो हमारी हर तरह से ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही अच्छे से परफॉर्म अप करना पड़ेगा। However, this has to be balanced against the risk that high protection in upstream sectors, for example, textile, fiber, steel, aluminium, raises cost for much larger set of firm engaged in export oriented production. अब हमारे ये सारे सेक्टर्स में तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है, बहुत ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनके लिए तो ऑलरेडी जो है ये रिस्क है ही, इनको हायर प्रोटेक्शन चाहिए। एंड द क्यूमुलेटिव इंपैक्ट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म ओवर रिसेंट ईयर अपीयर्स टू हैव लिफ्टेड द इकोनॉमीज मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल क्लोजर टू 7%, द सर्वे सेड। लेकिन जो हमारा क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है पॉलिसी रिफॉर्म अब तक हमने जो किए कुछ रिसेंट ईयर से, उसके बेसिस पे जो हमारी इकोनॉमी है मीडियम टर्म ग्रोथ जो है वो हमारी क्लोजर टू 7% ऑलरेडी चल रही है, विद डोमेस्टिक ड्राइवर्स प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वेल एंकर्ड, द बैलेंस ऑफ रिस्क अराउंड ग्रोथ रिमेन्स ब्रॉडली इवन। तो बैलेंस में ही है हमारी इकोनॉमी, ज्यादा दिक्कत नहीं है। टेकिंग दीज कंसीडरेशंस टुगेदर, इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट्स रियल जीडीपी ग्रोथ इन फिस्कल ईयर ऑफ 2027 इन द रेंज ऑफ, इसी वजह से तब हम इसकी रेंज में अब क्या कर चुके हैं 7.2 तक ले गए हैं, 6.5 से बढ़ा के 6.8 लिया और वहां से लेके 7.2 तक भी हो सकती है। The outlook therefore is one of steady growth amid global uncertainty, relinquishing caution but not pessimism. बस उठा लो ये टर्म्स आप यहां से कि हम बड़े अभी भी ऑप्टिमिस्टिक ही रहेंगे, पैसिमिस्टिक नहीं है, चाहे जितनी भी हमारी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स जो है मिनिस्ट्रीज फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जीडीपी फॉर द करंट फिस्कल ग्रोथ इज सीन एज 7.4%. फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, राइट। नाउ फिस्कल पॉपुलिज्म बाय स्टेट्स, The survey flagged concerns about fiscal populism. Fiscal populism टर्म पे फोकस करो, इस टर्म को लेके क्वेश्चन बनता है आपका। The crowding out of capital expenditure by cash transfer and the rise of revenue deficit in states with revenue surplus states reducing in number from 19 in fiscal year 2019 से अब 11 रह गए हैं। स्टेट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, स्टेट्स जो ऑलरेडी सरप्लस में चल रहे थे, पहले ऐसे 19 हुआ करते थे, आसान है डेटा, 19 थे कब, फाइनेंशियल ईयर 2019 में, और अब रह गए हैं 11। Now while the center has achieved consolidation alongside record public investment, जबकि सेंटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा लगा रहा है, राइजिंग रेवेन्यू डेफिसिट एंड अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर in several states pose as emerging risk by crowding out growth enhancing spending. Crowding out, आप growth को बढ़ाने वाली स्पेंडिंग नहीं कर रहे हो। Now with Indian government bonds now globally indexed and investors increasingly assessing general government finances,
Now, weak fiscal discipline at the state level can no longer be treated as locally contained. तो अगर आपके स्टेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट आपका बहुत बुरा जाता है, ये लोकल प्रॉब्लम नहीं रह गई है. इट इंक्रीजिंगली अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ सॉवरेन बोरोइंग ऑल्सो. ये आप किसी भी आंसर में जहां पे आपको लगे मेंशन कर सकते हो कि स्टेट्स की तरफ से जो है परफॉर्मेंस अच्छी से नहीं चल रही है, बिकॉज आपके सरप्लस वाले जो स्टेट्स हैं वो इनफैक्ट कम हो गए हैं और वो जो पैसा है वो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है उसके डेवलपमेंट में यूज नहीं कर रहे हैं एज पर दिस इकोनॉमिक सर्वे. नेक्स्ट एरिया बेटा फिर इकोनॉमिक सर्वे कवर करता है, दिस इज रिगार्डिंग योर पीएसयूज के बारे में बात करते हैं. अलाइन मिनिमम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग in listed public sector undertakings PSUs to reduce to 26% to facilitate deeper investment, further correcting inverted duty structures and focusing on input tariff neutrality to enhance manufacturing competitiveness. तो अब तक ये सब चल ही रहा है हमारे कंट्री में कि हम PSUs में से गवर्नमेंट का शेयर कम करते हुए जा रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट डीपर लेवल पे जाने वाली है अप टू 26%, फर्दर करेक्टिंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जिससे कि एंड फोकसिंग ऑन इनपुट टैरिफ न्यूट्रलिटी ताकि सबको इक्वालिटी मिले. गवर्नमेंट ये ना हो कि किसी सेक्टर में ज्यादा पैसा लगा रही है, सभी एट द सेम लेवल जो है वाकई compete कर सके. और इस वजह से दीज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस इन फैक्ट जो है मेड इन इकोनॉमिक सर्वे 25-26 that could be among the focus area of the upcoming union budget. इसी के बेसिस पे ही हमारा आगे बजट आने वाला है, means this investment और ज्यादा बढ़ेगी, right? And survey table Thursday also called for more pragmatic approach to quality control orders, proactive steps to attract more foreign direct investment. FDIs को बढ़ाने के लिए आप QCO क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स पे जो है वो ध्यान दो, एंड इसके साथ ही डीपनिंग जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस अमंग अदर रिफॉर्म मेजर्स. तो ये हमारे रिफॉर्म मेजर्स में भी इस बजट में जो है वो फोकस होंगे. एंड अंडरस्कोरिंग दैट द पाथ टू ए डेवलप्ड इंडिया नीड्स स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस. अब हमें स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस दिखानी है, एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है उसके बेसिस पे ताकि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके. एंड कंटिन्यूअस असेंट विद इन ग्लोबल वैल्यू चेन. आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, ग्लोबल वैल्यू चेन में अपना नंबर इंक्रीज करो. सर्वे सेड दैट द सस्टेन्ड रिफॉर्म अक्रॉस 5 पिलर्स आर क्रिटिकल इन पोजीशनिंग इंडस्ट्री पे फोकस करो एज अ की ग्रोथ इंजन. अब आपका इंडस्ट्री की होने वाला है, उसमें 5 कौन से एरियाज हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, R&D पे ध्यान दो, इनोवेशन पे ध्यान दो, स्किलिंग के ऊपर ध्यान दो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स पे ध्यान दो और उसके साथ ही MSME पे ध्यान दो. ये 5 के 5 पिलर आप किसी भी डायग्राम में बना के अपने आंसर्स में दिखाओगे और उसमें रेफरेंस भी दे दो इकोनॉमिक सर्वे का. नाउ इट आल्सो स्ट्रेस द नीड टू टेक कंक्रीट स्टेप्स फोकस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन. हमें सेल्फ रिलायंस भी करना है, उसके साथ दुनिया के साथ जुड़ के भी रहना है, ग्लोबल इंटीग्रेशन भी दिखानी है. Among the survey's suggestions is that the government can look at amending the definition of government company under the Companies Act to allow it to reduce its minimum stake in listed central PSUs to 26% from 51 currently. तो अभी तक जो हमारी कंपनी की डेफिनेशन है, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन, इसको रिवाइज किया जाए, इसको 51 से 26% तक ही सिर्फ गवर्नमेंट का शेयर वो करना चाहिए. And the rationale as per the survey is that effective control of a company requires only about 26% share and the minimum 51 minimum shareholding requirement is limiting the potential for further disinvestment in around 30% of listed central PSUs where government stake is already under 60%. ये हमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में से अपना शेयर कम करने से रोकती है डेफिनेशन, इस वजह से इसको कम करना चाहिए. Since effective control requires only about 26% stake, अगर हम कह देंगे कि effective control 26% से ही हम मान लेते हैं, the government could consider amending the definition of government company. इस वजह से आप इसकी definition को change करो under the Companies Act limited to listed entities to allow them to remain as government companies with a minimum of 26% ownership. तो 26% ownership के साथ भी अगर गवर्नमेंट है इस शेयर के साथ तब भी वो फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनीज ही कहलाए. इसके लिए आप अपनी डेफिनेशन चेंज करो, देयरबाय रिटेनिंग स्पेशल रेजोल्यूशन राइट्स, ताकि गवर्नमेंट जब भी चाहे ऑब्वियसली उसको फोकस कर सके, रेजोल्यूशन की जरूरत पड़े तब, बाय एनेबलिंग द गवर्नमेंट टू मोनेटाइज इट्स स्टेक और उसमें से पैसा भी एट द सेम टाइम निकाल के बाहर ले जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपके लिए, राइट? डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर. नाउ ऑल्टरनेटिवली इफ द ऑब्जेक्टिव इज इवेंचुअल
privatization, the government could continue phased offer for sale below 51% and even towards full exit without changing the legal definition of government company. आगे चल के अगर प्राइवेटाइज भी करना पड़े तो गवर्नमेंट को आसान हो जाए. This would enable CPSEs, Central Public Sector Enterprises, to function post disinvestment as professionally managed entities with dispersed ownership, क्लियर गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड ट्रांसपेरेंट सक्सेशन फ्रेमवर्क. तो उनका कहना है क्योंकि अगर इस तरह से हम अभी 26% तक आ जाएंगे तो आपके ये सभी सेक्टर्स को जो है वो अपने खुद के पांव पे खड़े रहने की आदत पड़ चुकी होगी. जब हम बिल्कुल उनको प्राइवेटाइज कर देंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी. तो डिस्पर्स ओनरशिप के साथ उनके पास ऑलरेडी क्लियर गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स होंगे, ट्रांसपेरेंट जो है सक्सेशनल फ्रेमवर्क उनके पास होगा, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी. Emphasizing that recent geopolitical realignment and global supply chain restructuring can lead to opportunities for labor abundant economies to position themselves as competitive assembly and manufacturing hub in GVCs, the survey called. हमारे पास मैन पावर तो बहुत है ही है, तो हमारा ध्यान अभी भी जो है वो कहाँ पे है, असेंबली पे ही है. कंपिटिटिव हम कर पाए, असेंबली लाइंस को बेटर कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाएंगे. एंड अ रिन्यूड एंड सस्टेन्ड फोकस ऑन इनपुट टैरिफ न्यूट्रलिटी. और उससे हम आगे जाके, क्योंकि हम खुद भी जब इंपॉर्टेंट काम करेंगे तो हम टैरिफ न्यूट्रलिटी की तरफ भी जो है बात उठा पाएंगे. It cautioned that higher import tariff on intermediaries and capital good relative to final product can result in inverted duty structure. लेकिन अगर जब आप बाहर से सामान मंगाते हो, उसको फिर आप असेंबल करके उसका कुछ भी फर्दर जो है स्ट्रक्चर देके आप उसको जब कभी भी बेचते हो, तो दिक्कत ये होती है कि जब आप इंटरमीडिएरीज मंगा रहे हो, उसको इंपोर्ट कर रहे हो, और वहां पे जब आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, और जो आप अपनी चीज बेचते हो बनने के बाद उस पे उतना ज्यादा फायदा आपको नहीं मिल रहा है, तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो जाती है. बिकॉज आपका खर्चा ज्यादा है रॉ मटेरियल पे, और जो आपकी आउटपुट जो आपने निकाली है उससे जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया वो उतनी महंगी नहीं है. तो ये दिक्कत होती है. अगर आप ये चाहते हो कि मैं किसी भी चीज को थोड़ा सस्ता करके बेचूं, तो फिर जो मैं उसके लिए रॉ मटेरियल यूज करती हूँ आपको उसको भी सस्ता ही करना पड़ेगा. अगर मेरा रॉ मटेरियल आप महंगा कर रहे हो, मैं वो रॉ मटेरियल बाहर से मंगा रही हूं और उसके ऊपर काफी सारी इंपोर्ट ड्यूटीज अगर हैं, तो फिर डेफिनेटली मैं जब उसको असेंबल करके कोई शेप दूंगी तो मैं उस सामान को सस्ता नहीं बेच पाऊंगी, और आप मुझे करने को बोलोगे तो मेरे को बहुत दिक्कत आएगी, और ये हमारी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में एंटर हो जाएगी. विच रेजेस इनपुट कॉस्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स. डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स बेचारों को इनपुट कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, एंड डिस्करेज असेंबली एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, जिससे कि वो असेंबली और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग क्यों करेंगे. Now, it acknowledged that correction of your inverted duty structure has been initiated in your recent budget. तो इसमें अब करेक्शन जो है ये करने वाले हैं, particularly for various core manufacturing sectors के लिए, which has contributed to more neutral tariff जो है आपकी environment. ठीक है, जहां पे कि आपका अच्छा न्यूट्रल टैरिफ एनवायरनमेंट बन पाए, कि कम से कम अगर हम कम नहीं कर सकते इनपुट के ऊपर तो कम से कम न्यूट्रल तो करें. ठीक है, ताकि मेरी इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा ना बढ़े. Now, going forward, continued calibration of tariff on intermediates and capital goods, especially in high growth sector, can enhance cost competitiveness, deepen assembly and component ecosystem, and support India's emergence as a preferred global production base. तो अगर हम ये सब कर पाए तो हम preferred global जो है production base बन पाएंगे. And in addition to correcting inverted duty structure, survey also recommended that the measure be taken to improve logistic infrastructure अच्छा हो हमारा, एंड लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट हो, चीजें इधर से उधर जाने में हमें जो है ज्यादा खर्चा ना हो, रिड्यूस रेगुलेटरी एक्सपेंसेस हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ जाए, एंड ऑल एज पार्ट ऑफ यूनिफाइड एफर्ट्स टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिससे कि हर हाल में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो, एंड इनहैंस इंडियाज एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, और इसी वजह से हम उसको सस्ता बाहर बेच पाए. Now, on your QCO, the survey said that their design and implementation should be grounded in economic practicalities as instruments for strengthening quality assurance, consumer safety and strategic reliance. तो आप quality control के ऊपर भी ध्यान दो, and if regulations are applied without comprehensive value chain analysis, it can trigger cascading consequences, increasing cost and erode cost competitiveness. अगर आप quality पे ध्यान नहीं दोगे, value chain analysis पे नहीं ध्यान दोगे, तो उल्टा असर होगा. Now, citing political stability and strong macroeconomic fundamentals as important FDI drivers, वो हमारे कंट्री में है ही, अच्छे से सरकार चल रही है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हमें दिख रहा है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है,
ठीक है। और इससे फंडामेंटल है ये हमारा एफडीआई को बुलाने के लिए। द सर्वे सेड दैट इंडिया एक्सेल्स इन दिस एरिया बट कुड बेटर लिवरेज इट्स स्ट्रेंथ एज इनफ्लो आर बिलो पोटेंशियल पर्टिकुलरली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। लेकिन अभी भी हम उतना फायदा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स की वजह से डिस्पाइट क्लियर गवर्नमेंट इंटेंट एंड प्रूवन इकोनॉमिक मैनेजमेंट, चाहे अच्छे से मैनेजमेंट हो पा रही है, गवर्नमेंट का इंटेंट भी अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी हम अच्छे से एफडीआई को खींच नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट, आरटीआई को लेके बहुत अच्छी न्यूज नहीं है बेटा। इकोनॉमिक सर्वे जो है इसको री एग्जामिन करने की बात कर रहा है और इसको और डाइल्यूशन के लिए जो है वो रिकमेंड कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ और कॉल्ड फॉर री एग्जामिनेशन ऑफ योर आरटीआई, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का है, एंड सजेस्टेड एक्सप्लोरिंग एडजस्टमेंट्स टू एग्जाम डिस्क्लोजर, एडजस्टमेंट्स और बढ़ाओ, एग्जेम्प्ट करो डिस्क्लोजर को ऑन डेलिबरेटिव प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉसिबली हैव अ मिनिस्ट्रियल वीटो विद पार्लियामेंट्री ओवरसाइट टू गार्ड अगेंस्ट डिस्क्लोजर दैट कुड अनड्यूली कंस्ट्रेन गवर्नेंस। वो सारी चीजें जहां पे कि गवर्नेंस को खराब होता है, उसमें दिक्कत आती है, उनकी डिस्क्लोजर आप बार बार मांगते हो, गवर्नमेंट का टाइम वेस्ट होता है, उसको इंफॉर्मेशन शेयर ना की जाए, इस तरह की इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट किया जाए, ये यहां पर रिकमेंड कर रहे हैं। While acknowledging the Sunshine Law, already पापा Sunshine Law है as a powerful democratic reform and a tool for accountability and against corruption, it said that the legislation carries risk of becoming an end in itself, where disclosures are celebrated regardless of contribution to better governance। कि लोग जो है वो डिस्क्लोजर्स के पीछे ही पड़े हुए हैं ज्यादा और बेटर गवर्नेंस को नहीं देख रहे हैं। इट सेड दैट द एक्ट वाज नेवर इंटेंडेड एज ए टूल फॉर आइडल क्यूरियोसिटी। ये एक्ट ऐसे नहीं बनाया गया था, अभी लोगों ने इसको आइडल क्यूरियोसिटी में ही कन्वर्ट कर दिया है। नॉर एज अ मैकेनिज्म टू माइक्रो मैनेज गवर्नमेंट फ्रॉम द आउटसाइड, और ना इस वजह से बनाया गया था कि लोग बाहर से मैनेज करें गवर्नमेंट को, ये सर्वे का कहना है। तो ये एक्ट अच्छे से नहीं बना, उसका अच्छे से यूजेज नहीं हुआ एज पर योर इकोनॉमिक सर्वे, तो इस वजह से ये दिक्कत है। एंड अमंग द सजेशंस इट मेड टू रिविजिट द एक्ट इंक्लूडेड एग्जेम्प्टिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग नोट्स, वर्किंग पेपर्स, ड्राफ्ट comments until they form part of the final record of decision making, protection of service record, transfer and confidential staff reports। ये सारी चीजों के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, राइट। जो चीज फाइनल नहीं हुई, सर्विस रिकॉर्ड्स हैं आपके, कहीं ना कहीं वर्किंग पेपर्स हैं, ड्राफ्ट कमेंट्स हैं, उनके ऊपर एग्जम्पशन जो है वो होनी चाहिए एज पर इकोनॉमिक सर्वे। Now crucially it suggested exploring a narrowly defined ministerial veto subject to parliamentary oversight to guard against disclosure that could unduly constrain governance। तो ये वीटो में आए, पार्लियामेंट इस तरह की पावर ले जब कभी उनको लग रहा है कि ये आरटीआई की वजह से जो है आपकी गवर्नेंस के ऊपर रिस्ट्रेन हो रहे हैं, राइट। Now the survey sought to draw parallels between RTI Act and similar laws in US, UK and Sweden, and argued that unlike the RTI Act, internationally internal personal rules, inner agency memos and financial regulations are exempt from disclosure। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से कहना है कि ये सारी कंट्रीज में ऑलरेडी एग्जम्पशन है। And it said that in contrast the Indian law leaves far less space for such carves out, where the draft notes, internal correspondence and personal record officials often enter public domain। इंडिया में हर चीज बहुत इजीली आप पब्लिक डोमेन में ला सकते हो with weak public interest links। It noted that unlike US, UK, South Africa which shield policy deliberation, वो बचा के रखते हैं draft document, India has no general deliberative process exemptions। हमारे पास exemptions नहीं है। File noting internal opinions and your draft notes fall squarely within the Act's definition of information। तो ये आपकी internal opinions हैं या भी जो notings हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं, and with only cabinet papers protected temporarily until a decision is made। सिर्फ cabinet paper ही protect हुए हैं, बाकी सब RTI के अंदर आता है। Elaborating its argument, the survey sought to flag concern that if every draft or remarks is disclosed, officials may hold back
resorting instead to caution language and fewer bold ideas। अरे भाई, इससे वो कहते हैं कि हमारा जो कह लो कि ऑफिशियल्स हैं वो अपने खुल के काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको डर है कि आरटीआई से सारी इंफॉर्मेशन लोग बाहर निकाल सकते हैं। मेकिंग इट क्लियर दैट इट वाज नॉट सीकिंग सीक्रेसी बाय डिफॉल्ट, द सर्वे स्टडीड डेमोक्रेसी बेस्ट फंक्शंस व्हेन ऑफिशियल कैन डेलिब्रेट freely and are then held accountable for decision they endorse। डेमोक्रेसी कहती है कि पहले अच्छे से वो अपना काम तो कर पाए, डेलिब्रेट तो कर पाए, फिर डिसीजन पे बाद में अगर हम चाहे तो उनको अकाउंटेबल रख सकते हैं, लेकिन पहले उनको खुल के अच्छे से काम करने देने की इजाजत चाहिए। नॉट फॉर एवरी हाफ जो है फॉर्म्ड थॉट एक्सप्रेस्ड अलोंग द वे। तो आरटीआई आपका खतरे में है, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे और डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट की तरफ से भी लिखना होता है और उसको क्रिटिकली एनालाइज भी करना होता है। तो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट्स ओपिनियन इज। ये सभी कंट्रीज की जहां पे बात चल रही है, जहां जहां पे की एग्जम्पशंस की बात कर रहे हैं और ऐसे इंडिया में भी होना चाहिए, ये सारे पॉइंट जो हैं आप इकोनॉमिक सर्वे के रेफरेंस से अपने आंसर में कोट करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिजिटल एडिक्शन, राइजिंग ओबेसिटी। ये हमारे की हेल्थ चैलेंजेस हैं, हेल्थ सेक्टर पे आपको मटेरियल मिलने वाला है। अब डिजिटल एडिक्शन इंटरेस्टिंग your rising obesity due to consumption of ultra processed foods are two key health challenges highlighted by economic survey। There was a need to focus on addictive behavior linked to digital devices which affects academic performance and workplace productivity। Now when it comes to growing consumption of ultra processed foods, the survey highlighted measures such as वार्निंग लेबल्स होने चाहिए, हाई टैक्स स्लैब कर दो विद सरचार्जेस इन चीजों पे। दिस इज द सेकंड ईयर इन अ रो दैट इकोनॉमिक सर्वे हैज टेकन नोट ऑन हेल्थ इंपैक्ट ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। According to study, there was growing internet penetration in the country, increasing from अपनी डाटा आ गया है 25.15 करोड़ कनेक्शंस इन 2014 में थे, अब 96.96, ब्यूटीफुल फिगर, इजीली लर्न हो सकती है। 96.96 करोड़ हमारे जो हैं वो कनेक्शंस हो गए हैं 2024 तक। सर्वे said that 48% of the users watched video online, 43% accessed social media, 40% email, listened to music online, 26% made digital payments। सारा डाटा अच्छे से लर्न कर लो, बहुत छोटी छोटी फिगर्स हैं, बहुत ईजी हैं। And this is the best non-substance use addiction seen at clinics at AIIMS। लेकिन इसी ने addiction भी दिखाई है, said Dr. यतन बलहारा, Professor of Psychiatry at the hospital। ये आप नाम भी mention कर सकते हो। While youngsters constitute the biggest chunk of people with digital addiction, elderly भी है, make up the second most common group here। For ultra processed foods, survey recommended against a health star rating होनी चाहिए। Studies have shown that warning labels are the most effective option, it said, and Arun Gupta, convener of nutrition advocacy in public interest, said star ratings also leave space for industry to manipulate the rating। तो ये suggestions में भी आप इसके रेफरेंस से आंसर कर सकते हो। Now next, live entertainment sector surpassed रुपीज 10,000 करोड़ in 2024। तो बाकी हम कुछ करें ना करें, एंटरटेनमेंट सेक्टर अच्छे से चल रहा है और पैसा भी बन रहा है। Now opening up monuments for concerts can give further boost। ये लो जी, ये आपको और मिल गया है पॉइंट, कैसे और इकोनॉमी अच्छे से चल सकती है। The live entertainment sector has made a strong recovery post COVID-19, surpassing 10,000 crore in 2024, extending its impact। टूरिज्म बढ़ गया है, अर्बन सर्विसेज अच्छी हुई हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। द ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी पे भी क्वेश्चन बनता है ना। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी ड्रिवन बाय क्रिएटिविटी हो, कल्चर हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो। नाउ इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज वेयर वैल्यू इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम आइडियाज, नॉलेज, artistic expression, cultural content। This is your definition। According to economic survey, a significant portion of this economy is the concert sector, which involves large-scale live music concerts में entertainment events and also includes various associated value chain हो जाती है, जैसे कि टिकटिंग है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, ट्रैवल, लॉजिस्टिक, मीडिया, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, लोकल सर्विसेज, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड नॉट जस्ट फिजिकल अटेंडेंस एंड इवेंट। तो इन सबको भी फायदा होता है। Now in India there is a lack of live event venue, हमारे पास ये कम है, and restrictions on foreign payment that can be made to artists coming from abroad। बाहर से हम लोगों को नहीं बुला पा रहे हैं। Opening up heritage monuments, अगर हम अपनी heritage monuments को ओपन कर दें कंसर्ट्स के लिए for such event and facilitating और visas भी बढ़ा दें and foreign exchange permission कर दें,
फॉर फॉरेन परफॉर्मर्स एंड आर्टिस्ट कुड बी कंसीडर्ड इन दिस रिगार्ड, तो ये हमारी इकोनॉमी को अच्छा करेगा. And adding that, considering that anywhere between 10 and 15 clearances are required, तो rule regulations बहुत ज़्यादा है. The Ministry of INB is working on a single window mechanism for live entertainment permission, including those needed from state government. Now, international evidence shows that live concerts are high multipliers होते हैं. ये service intensive एक्टिविटीज हैं जनरेटिंग इकोनॉमिक वैल्यू बियॉन्ड टिकट सेल. बाय सपोर्टिंग इससे टूरिज्म बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अर्बन सर्विसेज भी बढ़ती है. राइट, आगे बढ़ते हैं एजुकेशन पे. पीसा लाइक क्लास 10 असेसमेंट होनी चाहिए एज पर सर्वे. स्कूल्स रिलाई ऑन इंटरनल एंड बोर्ड एग्जामिनेशन दैट असेस कंटेंट रिकॉल रादर देन जनरेट diagnostic evidence necessary to identify learning gaps, and a complementary initiative to this could be the introduction of PISA-like assessment at the end of grade 10 economic survey. बोल रहा है सिंपली आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स हैं वो काफी नहीं है. व्हाट इज पीसा? प्रोग्राम फॉर योर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट. क्या है पीसा? PISA, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट. 15-year-olds अक्रॉस कंट्रीज, बाकियों में भी होता है ऐसे ही, इन रीडिंग, मैथ्स, साइंस, टू असेस द स्कूल सिस्टम इन दीज कंट्रीज. इट डजंट मेजर रोट लर्निंग, सिर्फ रोट लर्निंग तक ही ना रहे, रट्टे तक ही ना रहे, बट असेस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, स्किल को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं. इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड ओनली वंस इन द पीसा टेस्ट in 2009 when it ranked 72 out of 73 countries. एक बार हमने इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया था और हमारा रैंक 72nd था 73 कंट्रीज में, मतलब एक कंट्री ही था जो हमसे बुरा था. इट इज कंडक्टेड एवरी 3 years, हर 3 साल बाद, बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD कराता है. फाइंडिंग्स ऑफ असेसमेंट इन इंडिया लाइक हमारे पास एसर है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एंड NAS है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे. सो जैसे डीपर स्ट्रक्चरल इशू अब हमें चाहिए. स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स आर प्राइमरली डिजाइन्ड फॉर सर्टिफिकेशन एंड प्रमोशन एंड आर नॉट एबल टू जनरेट डायग्नोस्टिक एविडेंस नेसेसरी टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप. लर्निंग गैप को हमारे टेस्ट अच्छे से नहीं देख पाते हैं, एंड इनफॉर्म करेक्टिव एक्शन चाहिए, द इकोनॉमिक सर्वे स्टेटेड. आपका अच्छे से क्वेश्चन एजुकेशन का बन रहा है यहाँ पे. नाउ इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, it would be worthwhile to use assessment data to unpack the reason behind the scores, understand error and underlying confusion, thereby converting the survey into a robust feedback tool for the stakeholders. तो ये सर्वे हमारे अच्छे से होने चाहिए. Further, a complementary initiative could be introduced of PISA-like assessment at the grade 10. तो हम भी PISA-like assessment अपनी कंट्री में लाएं grade 10 पे. Standardized competence based assessment that compare states, जहाँ पे कि हम states को फिर अच्छे से compare भी कर पाए, school type को भी, socio-economic cohorts को on a common scale, could provide policy makers with insight for targeted policy intervention. Education पे आपको क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही अच्छा रेफरेंस आपको मिल गया है अपने आंसर में वैल्यू एडिशन करने के लिए. नेक्स्ट बात है क्लाइमेट के बारे में. इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज जो है, अभी हमारे ऊपर किस तरह के चेंजेस की जरूरत है, किस तरह के स्ट्रेसेस हैं. नाउ टेकिंग फॉरवर्ड योर the argument it has been making for the last couple of years, India on Thursday once again emphasized pragmatism and a balance in the fight against climate change and said it would continue to place adaptation, हम adaptation करते रहेंगे, better करेंगे, and development at the core of its climate action agenda. And the economic survey presented to Parliament by Finance Minister Nirmala Sitharaman, government said global experiences of the last few years had brought in greater realism in the discourse around climate change, and even advanced economies had been discovering that rapid and large-scale decarbonization involved unavoidable trade-offs in terms of energy security and stability. तो अभी एकदम से अगर हम बहुत ज्यादा लार्ज स्केल डीकार्बोनाइजेशन पे अगर हम काम कर रहे हैं, इससे हमारे अनअवॉइडेबल ट्रेड ऑफ जो हैं वो होने जा रहे हैं. Definitely. Now for developing countries like India, where institutional and financial hurdles to decarbonization were far stiffer, mitigation action like quick energy transition within some externally mandated time frame entailed significantly higher challenge and had uncertain outcomes.
तो जितनी जल्दी वर्ल्ड चाहता है कि आप डीकार्बोनाइजेशन पे जाएं, ऐसे लॉस बनाएं, वो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा करना मुश्किल है। इतनी क्विक एनर्जी ट्रांजैक्शन जो है वो हम नहीं कर सकते। तो सर्वे सेड दैट इट वाज नॉट ट्राइंग टू डाउनप्ले क्लाइमेट रिस्क। इसका मतलब ये नहीं कि हम क्लाइमेट रिस्क को कम आंक रहे हैं और द रोल ऑफ मिटिगेशन एक्शन को, बट ओनली एम्फसाइजिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग प्रैग्मैटिज्म ओवर सिग्नलिंग। एकदम से सिग्नल ना करो, थोड़ा सा प्रैग्मेटिक हो जाओ, थोड़ा सा टाइम फ्रेम के साथ आप बात करो इन द लॉन्गर रन, और थोड़ी स्लो मूवमेंट में आप चलो, जो पॉसिबल है वो काम करो। In emerging economies like India, growth, energy security and resilience must advance alongside low carbon pathway। हम भी मानते हैं हमारे जैसे कंट्री में हम ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी और रेजिलियंस भी, कि हमने इसको बना के रखना है, ये साथ साथ चले, साथ में ही हम लो कार्बन पाथ पे भी चले एंड नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये नहीं कि एकदम से ही हम डिस्प्लेस कर दे सारा का सारा हमारा एनर्जी सेक्टर। While emission mitigation is also important, emission को कम करो, effective climate action encompasses much more, लेकिन सिर्फ emission से ही काम नहीं चलेगा। It also depends on improving societal capacity to withstand shocks through stronger health system। अपने health system को better करो, climate resilient infrastructure लाओ, enhance agricultural productivity लाओ, and access to affordable and reliable energy। सारे पॉइंट्स आपके पास बने हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली आपको फॉर्म करके भी दूंगी, राइट नाउ। देन बेटा फिर इसके साथ ही मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आपका it also depends upon improved social capacity to withstand shock through stronger health system, climate resilience infrastructure, enhanced agricultural productivity and access to affordable and reliable energy। Now measured in terms of human welfare rather than temperature outcome alone, the most effective strategies are those that expand opportunity while reducing vulnerability। तो अच्छी वर्डिंग है, ऐसे में भी काम आ सकती है कि भाई हम ह्यूमन वेलफेयर पे फोकस करें, टेम्परेचर जो है उसकी आउटकम्स नहीं, सबको इकट्ठा लेके चलो, एकदम से ही आप एक दिन में ही सारी चीजें नहीं बदल सकते। प्रायोरिटाइजिंग एडेप्टेशन, नॉट ओनली एड्रेसिंग इमीडिएट क्लाइमेट चैलेंज बट आल्सो प्रोवाइड लोकल इकोनॉमिक बेनिफिट्स बाय प्रोटेक्टिंग लाइवलीहुड, सेफगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमाइजिंग डिजास्टर रिलेटेड लॉसेस, द सर्वे सेड। तो धीमे धीमे आप इन सब चीजों पे ध्यान रखें, ना कि एकदम से ही सोचें कि आपके डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो बहुत सारी चेंजेस ला पाएंगे, राइट। ऐसे हमारे पास थोड़ा सा डाटा आ रहा है एमजी नरेगा को लेकर। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम अचीव सिग्निफिकेंट गेन्स इन पार्टिसिपेशन, डिजिटाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी ओवर टाइम, बट परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल वीकनेसेस भी रही, लिमिटेड इट्स इफेक्टिवनेस, जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हुई, इस वजह से इसको रिप्लेस किया विद सम न्यू स्कीम जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन 100% आपको आने वाला है। नाउ इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, व्हाइल पॉइंटिंग आउट दैट विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VBG रामजी एक्ट 2025 का रिप्रेजेंट्स अ डिसाइसिव शिफ्ट इन इंडियाज रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। इससे हम काफी बड़ी शिफ्ट लाने जा रहे हैं हमारी रूरल जो है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। सर्वे टेबल्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर also highlighted the need for revival of village commons को रिवाइव करना है, इंक्लूडिंग ग्रेजिंग फील्ड्स को बेटर करना है, वाटर बॉडीज को भी बेटर करना है। नाउ सर्वे जो है टर्म दिस VBG रामजी एक्ट 25, इसको क्या बोल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव रीसेट। ले लो ये टर्म, या तो क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएगी, अगर नहीं तो आप खुद से इसको आंसर में पुट करो कि ये स्कीम को क्या बोल रहे हैं, अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव रीसेट है ये। इट सेड द एक्ट एम्स टू मॉडर्नाइज रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी एंड अलाइन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन विद लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस गोल्स। ये लो पढ़ो जी, ये आपके पास पैसेज पूरा का पूरा आ गया है। The new act represents a significant upgrade होगा नरेगा का, फिक्सिंग स्ट्रक्चरल वीकनेसेस जो उसकी थी, बाय एनहांसिंग इससे एम्प्लॉयमेंट और बढ़ाएंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे, प्लानिंग एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगे। According to survey, this act is a comprehensive statutory overhaul है ये नरेगा का, aligning rural employment with long term vision के साथ, और वो हमारा विजन क्या है, विकसित भारत कब तक, 2047 तक, 47 तक, while strengthening accountability, infrastructure outcome and income security। ये हमारे मेन जो है वो एम है जो हम अचीव कर लेंगे। और ये जो एक्ट है रिप्रेजेंट्स अ डिसाइसिव शिफ्ट इन इंडियाज रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, व्हाइल एमजी नरेगा अचीव्ड सिग्निफिकेंट गेन, हमें फायदा जो डेफिनेटली वहां पे हुआ है इन पार्टिसिपेशन में, डिजिटाइजेशन में, ट्रांसपेरेंसी में, परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल वीकनेसेस रही। न्यू एक्ट बेस्ड ऑन पास्ट इंप्रूवमेंट, उसको हम बेटर करेंगे, इंप्रूवमेंट को दूर करेंगे, ये हमारा जो है मेन फोकस है।
ठीक है। Opposition criticize the government over several provisions of this act. Such provisions are fund sharing pattern section 22 के, ये आपको criticism में यूज हो जाएगा। Normative allocation सब section 5 section 4 में, and a pause in employment, ये सारी चीजों को लेके opposition criticize कर रही है। As it is आपके पास सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं इस क्वेश्चन के आंसर के। क्वेश्चन क्या होगा कि what is the need of for this revising whole of this act, resumption of whole of this act in the form of the new act. NGNREGA में क्या प्रॉब्लम थी, क्या जरूरत थी, ये क्वेश्चन आपको आने ही आने वाले हैं। तो एज इट इज आप गवर्नमेंट का यहाँ पे पक्ष वहां पे रख सकते हो। नेक्स्ट डाटा, बहुत बढ़िया डाटा, मजेदार। इंडिया हैज 22 जजेस पर 10 लाख पीपल. India has nearly 22 judges, and the Rajya Sabha was told on Thursday, and in its 120th report way back in 1987, the Law Commission had recommended a judge to population ratio of 50 judges per million. 50 होने चाहिए 10 लाख के ऊपर, और 22 है। The written reply, Law Minister Arjun Ram Meghwal said that at present the judge to population ratio in the country works out to be approximately 22 judges only. तो ये अच्छा आपको डाटा यहाँ पे मिल रहा है। इससे पहले लॉ कमीशन 87 में ही बोल चुका है कि कम से कम 50 होने चाहिए, वो भी मुझे कम लग रहे हैं वैसे। चलो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द जजमेंट पॉपुलेशन रेशियो पर मिलियन पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर ईयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यूजेस द क्राइटेरियन बेस्ड, ये 2011 की सेंसस के बेस पे भी ये बोल रहे हैं, इसका मतलब अभी और कम हो गए हैं। तो ये डाटा आप अपने पेपर में जरूर यूज करके आना। नेक्स्ट, 11.86 करोड़ फास्टैग इशूड टिल दिसंबर 2025। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी के अंदर भी। कितना फास्टैग, एज मेनी एज 11.86 करोड़ फास्टैग्स हैव बीन इशूड, और ये आपका कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों में ही। इन रिटर्न रिप्लाई वहां पे हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, करंटली मोर देन 98% ऑफ यूजर्स फी ऑन नेशनल हाईवे इज कलेक्टेड थ्रू फास्टैग, एंड ये नेशनल हाईवे यूजर फ्रेंडली एनुअल पास है, अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड रेट होता है, was launched for highway users under the national highway fee, right, and determination of your rates and collection rule 2008 के थ्रू जो ये बनाया गया, and the constant growth and adoption of FASTag by highway users are encouraging and have helped to increase efficiency in the toll operations. तो हम बहुत अच्छे से डिजिटाइज हो गए हैं, ये भी पॉइंट आप वहां पे रेफर करोगे, किसी भी आंसर में ये डाटा यूज कर लेना। नेक्स्ट, another important data for you, 2.22 करोड़ जॉब्स। कितने अच्छे ब्यूटीफुल डाटाज हैं, आप ये कह ही नहीं सकते कि मैम लर्न करना मुश्किल है। क्या है? 2.22, आगे तो करोड़ लग ही जाएगा। जॉब्स हैं, गिवन इन 18,000 जॉब फेयर्स हुए हैं हमारे। सो ये फेयर ऑर्गेनाइज किए गवर्नमेंट ने इन द पास्ट 1 ईयर, एक साल के अंदर ही। किसने? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। ये वहां पे उन्होंने बताया राज्यसभा में, रिप्लाइंग टू सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था ये, वहां पे ये बोला गया हमें, और बस ये हमारे लिए बहुत ही भाई यूजफुल डाटा होने वाला है। पॉजिटिव्स के अंदर आप इसको मेंशन करोगे। आज के लिए इतना ही, टॉपिक सर्वे भी खत्म नहीं हुआ, और जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वो मैं आपको डिस्कस कराने वाली हूँ। नाश्ता कर रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसके साथ साथ आप वीडियो को सुनो। इसके सॉफ्ट कॉपी टेलीग्राम चैनल पे इजीली अवेलेबल है, यहां से इंपॉर्टेंट लाइंस पिक करो, डाटा पिक करो, और उसको कीप ऑन रिवाइजिंग और अपने आंसर में लिखने की कोशिश करो। आंसर प्रैक्टिस जो है वो आप करते रहो, और एक बार ये हो जाए तो फिर मैं आपको एक बार क्वेश्चंस फॉर्म करके उसके साथ मॉडल आंसर्स भी डेफिनेटली डिस्कस करवाऊंगी अपनी वीडियोस में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।